हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज एक महत्वपूर्ण दिन था और उस वजह से आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, इसमें हम चर्चा करेंगे किस बात की? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। भाई जिसका इंतज़ार था वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है। बाकी भाई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ के पहले मैं आपको खास बातें बता देता हूँ, फिर मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा भाई पॉलिसी कैसी है। वैसे सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर व्यक्ति अपने एंगल से पॉलिसी को देखता है। तो लेट अस डिस्कस एंड सी। चलिए बात करते हैं भाई। पहली बात है रेपो रेट के ऊपर। रेपो रेट, कई बार आप मेरे से पूछते हैं सर ये रेपो रेट क्या है, ये रिवर्स रेपो रेट क्या है। सिंपल सा समझ लीजिए, रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करता है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस फंड्स आरबीआई के पास पार्क कर सकता है। यानी आरबीआई से अगर लोन लेगा मोटा मोटा तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, वो रेपो रेट है। आरबीआई में पैसे जमा कराएगा तो उसको ब्याज मिलेगा, वो रिवर्स रेपो रेट है, साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो। भाई सबसे पहले इसी के ऊपर आरबीआई की पॉलिसी में क्या चर्चा रही उसकी बात कर लेते हैं। भाई ये सारे के सारे अनचेंज्ड है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट सब ज्यों के त्यों रहेंगे, कोई उसके अंदर परिवर्तन नहीं अनाउंस किया गया। अब जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनका ये मानना है कि भाई जो हमारी रियल जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, भाई वो तो गिरेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। ओवरऑल ये नेगेटिव रहेगी कोविड के चलते हुए। ऑल्दो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हों। तीसरी बात आ जाती है इन्फ्लेशन पे। चिंता जताई है हमारे गवर्नर साहब ने, उन्होंने कहा भाई जो इन्फ्लेशन इस दौरान रह सकती है, सेकंड हाफ में इन्फ्लेशन को ईज आउट हो जाना चाहिए, पर फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन रह सकती है। तो यानी तीन, अगर आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें, वो ये है कि भाई जो रेपो रेट को अनचेंज रखा गया उसका कारण बड़ा बैलेंस्ड है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करने की कोशिश करिए। देखिए अगर रेपो रेट को गिराया जाता है तो ग्रोथ बढ़ सकती है, पर उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। आरबीआई को कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की भी चिंता है, इसलिए उन्होंने थोड़ा, मेरे हिसाब से, भाई मेरा अपना जो विचार है, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, दोनों में उन्होंने तालमेल बिठाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा भाई इसलिए हम रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे। ऑलरेडी रेपो रेट पिछले दौरान काफ़ी गिराया गया है, इस बात से आप पहले से ही वाकिफ है। अब बात करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन की। एक अच्छी बात की है क्योंकि जो देश की इकॉनमी है वो बुरे वक्त से गुजर रही है, तो आरबीआई ने कहा है भी जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है ना, इस सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाला जो सेक्टर है, इनके लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगा दी है कि भाई ये स्टैंडर्ड लोन होने चाहिए एज ऑन March 1, 2020, मतलब लॉकडाउन से पहले, और ये जो भी पॉलिसी है रिस्ट्रक्चरिंग की 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 से पहले लगा देनी चाहिए। तो इसका पर्पज़ यही है कि इस डिफिकल्ट समय पे हमारा जो छोटा सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। बड़ा सेक्टर अपने मोटे भाई को ही देख लो, रिलायंस वो तो धड़ाधड़ पैसे इकट्ठे कर रहा है, बड़े बड़े लोग उसमें पैसे लगा रहे हैं। और देखिए और कौन सा कम है, M&M फाइनेंस देखो अपना राइट्स ले आया, एक्सिस बैंक हो गया, और कितने सारे बैंक अपने QIP ले आए। बड़े लोग तो बड़े मजे से पैसे उठा रहे हैं बाजार में से, लेकिन दिक्कत किसको है? छोटे लोगों की। तो जिसका कोई नहीं उसका आरबीआई है यारो। तो आरबीआई कह रहा है भाई इनके लोन को रिस्ट्रक्चर कर दो, इनको थोड़ी सी सहूलियत दो, इनको थोड़ी सपोर्ट दो। ये बेचारा सबसे गरीब, सबसे दबा हुआ तबका है देश का, कितनी मुसीबतों से गुजर रहा है, इनकी सपोर्ट करो। तो ये आरबीआई का एक अनाउंसमेंट अच्छा था। इसके अलावा और भी जगहों में चिंता के विषय, तो आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है, जिसके चलते आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और एनजीबी नेशनल हाउसिंग बैंक को दी है। और उसका पर्पस यह है, भाई उनसे कहा है कि भाई आप जो पैसे हैं इसके द्वारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सपोर्ट करो, एनबीएफसीज को सपोर्ट करो, यानी वो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करो जिनको लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है। इस बुरे माहौल में लिक्विडिटी क्राइसिस जैसी चीज का सामना हमारे देश की कंपनियों को ना करना पड़े, जितना कम करना पड़े उतना अच्छा है। उनकी लिक्विडिटी के इश्यू सॉल्व करो, क्योंकि अगर लिक्विडिटी ने परेशान
नुकसान कर दिया तो एक बैड चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और जिसका रिजल्ट इकोनॉमी के ऊपर बड़ा बुरा पड़ सकता है। इन्हीं सब बातों का नतीजा है कि फंडामेंटल वीक होने के बाद भी शेयर बाजार तेज है, यानी इकोनॉमी पस्त है पर मार्केट मस्त है, क्योंकि सरकार ने एक अच्छी लिक्विडिटी को मेंटेन किया हुआ है, तो सारा क्रेडिट सरकार को जाता है। एक और अच्छी अनाउंसमेंट थी, मैं पढ़ रहा था, वो है गोल्ड लोन से रिलेटेड। भाई नॉर्मली क्या होता है, जब आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो आप गोल्ड को प्लेज करते हैं, तो गोल्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है उसका 75% आपको लोन मिलता है। इस दिक्कत की घड़ी में, इस समस्या की घड़ी में आरबीआई ने वो जो लिमिट है 75% की बढ़ाकर 90% कर दी है। यानी अब कोई व्यक्ति अगर 1 लाख का लो अपना गोल्ड गिरवी रखेगा तो पहले उसको 75,000 का लोन मिलता, अब 90,000 का मिलेगा। अब इसके पीछे कारण यही है भी गोल्ड इस वक्त मजबूत है, आरबीआई को लग रहा होगा आने वाले वक्त में गोल्ड और मजबूत रहेगा, तो उन्होंने मार्जिन जो है गोल्ड लोन के ऊपर कम कर दिया है। तो इससे उन फाइनेंस कंपनीज को जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती है, उनकी लोन देने की क्षमता जो है, या कहिए कि जो लोन लेने की क्षमता है उनके कस्टमर्स की बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा लोन ले पाएंगे और ऐसी एनबीएफसी ज़्यादा लोन दे पाएंगी, जिसके चलते उनका धंधा बढ़ेगा, ऐसा माना जाता है। पर इस न्यूज़ को सुनते ही आपको एकदम झटके से ये नहीं करना चाहिए भी जो गोल्ड लोन देने वाली कंपनी है उनके शेयर खरीद लें, इनके शेयर दुगने तिगने हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आमूमन देखा है कि इस तरह की न्यूज़ आने का इफेक्ट पहले ही बाजार में आ चुका होता है, क्योंकि जो हमारे ऑपरेटर रूपी भाई हैं, भाई कह लीजिए, पापा जी कह लीजिए, उनके अपने रसूख होते हैं, बड़े बड़े रसूख होते हैं, उनको आइडिया होता है, उनको अपने मतलब मैं ये बोलूँगा भी उनको आइडिया होता है, ये मैंने कई बार आजमाया है, देखा, उनको पता होता है भाई किस तरह की पॉलिसी आनी, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड लोग होते हैं ना, उनका सर्कल बड़ा होता है, और देखा जाए तो वही लोग उनके आसपास जानकार लोग ही सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आइडिया होता है। तो क्या होता है कि इस अच्छी न्यूज़ को पहले ही डिस्काउंट कर लिया जाता है और शेयर बढ़ चुका होता है। और जब छोटे रिटेल इन्वेस्टर, आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को पता चलता है, हम छलांगे मारते हैं, पता चलता है हम ऊपर के रेट में फंस गए। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूं कि आप ऐसी कंपनियों के शेयर ना लें, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि ना लें या लें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सावधानी बरतें। देखिए शेयर बाजार में कामयाबी उसी व्यक्ति को मिलती है जो दोनों बातों को लेकर चलता है, जो अंधेरे में तीर नहीं चलाता है। इससे क्या होता है, वो होश में रह के काम करता है। सिर्फ मेरा आपसे यही एजुकेशन होती है बेटा, मैं तो आपको जानती हूँ, आपको एजुकेट करता हूँ एज ए टीचर, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ भाई जो भी कर रहे हो आपको उसके प्रोज और कॉन्स, आपको हर चीज का अंदाजा होना चाहिए। उससे क्या होता है, आप लिमिट में रह के काम करते हो, उल्टे पुल्टे काम नहीं करते, तो घाटा होता है तो आराम से सहन कर लेते हो और बाद में वो घाटा प्रॉफिट बन जाता है। अगर ज़्यादा घाटा हो जाए तो बंदे को पोजीशनें स्क्वायर करनी पड़ती हैं, उसके बाद वो चीज़ बढ़ भी जाए तो कोई फायदा नहीं। इसलिए लिमिट में रह के काम करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, इसका अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए जैसे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के ऊपर, लेकिन अब हो सकता है उनके प्राइसिंग पहले ही बहुत बढ़ चुकी हो। मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त मैं उस तरह की चर्चा नहीं करना चाहूँगा, आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप जानते हैं कौन सी बड़ी फेमस कंपनियां जो लोन देती हैं गोल्ड का, पर कई बार क्या होता है उनके शेयर पहले ही बहुत तेज हो जाते हैं, तो आप ऊपर के रेटों में फंस जाते हैं और काफ़ी समय लगता है उनको और नई ऊंचाइयों का सामना करने के लिए। तो इसलिए कई बार क्या होती है, बुरी न्यूज़ आती है तो लोग शेयर को बेचते हैं और थोड़े दिनों बाद वो शेयर बढ़ जाता है। इसका अच्छा उदाहरण येस बैंक की देख लो। अब येस बैंक पे सारा 10-12 रुपये का IPO आया था, लोग 12 के नीचे दबा के शेयर बेच रहे थे, लोगों को लाखों शेयर मिले, पैनिक में आगे 11.5, 11.40, 11.50, 11.60 में बेच दिए, और अब देखो रोज 2 दिन से लगातार ऊपर सर्किट में फ्रीज हो रहा है। मैं तो शांति से बैठा हुआ था जो होगा देख लेंगे यार, हमें कोई चिंता नहीं, ज़्यादा गिर जाएगा तो और ले लेंगे। तो कहने का मतलब मुझे आइडिया था भाई गिर सकता है, इसलिए मैं शांत था। लोग मान के चल रहे थे नहीं 12 से नीचे नहीं जाएगा, 12 से नीचे नहीं जाएगा, उनको लग रहा था जब गया तो वो पैनिक में आ गए। बस इसी बात को समझाने के लिए मैं ये सारी बातें एज ए टीचर अपने इन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को समझाता रहता हूँ कि भाई शेयर बाजार में सोच समझ के काम करना चाहिए, हर तरह के सिनेरियो को कंसिडर करके अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने निवेश को करना चाहिए और लिमिटेड दायरे के अंदर ही रिस्क लेना चाहिए। इससे आप मजबूत रहते हैं, बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और अच्छे वक्त में मौजे कर पाते हैं। आइए बात करते हैं किसकी बाजार आज। भाई सबसे पहले निफ्टी बैंक ने तो आज जो गदर कर दिया,
भाई साहब गदर कर दिया। आप चार्ट देखो इसका, ऐसा गदर किया, देख रहे हो आप। अब सुनिए इसकी कहानी कैसे शुरू हुई। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ था भाई साहब 21,504 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 21,644, 21,644 उस पर ओपनिंग करता है और उसी रेंज में घूमता रहता है और अचानक डिप मारता है और एक बॉटम बनाता है 21,370 का, 21,370 का। लोगों के तोते उड़ जाते हैं भाई साहब, तोते उड़ जाते हैं। मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, सर क्या करेंगे, क्या हो गया सर, क्या हो गया। मैंने कहा भाई मैं तो समझाता रहता हूँ, आपको पढ़ाता रहता हूँ कि सब्र से काम करो, अपना देखो, अब आपको जो ठीक लग रहा है सोचो, कि पैनिक नहीं करना चाहिए। अब मामला ऐसा ही है, लेकिन लोगों को थोड़ा पैनिक था और उसके बाद झटके से आप देखेंगे वो साला बॉटम टच क्या किया, उसके बाद तो साला गोली हो गया। एक थोड़ी देर में उसने एक बड़ा अच्छा मुकाम बनाया 21,926 का। उस वक्त साहब माहौल इतना गर्म हो गया था, लग रहा था अभी 22 हुआ, अभी 22 हुआ, अभी 22 हुआ, पर 22 नहीं हुआ। उसका फिर गिरा और फिर थोड़ा चढ़ के 21,642 पर बंद हुआ। ओवरऑल जो है कल के मुकाबले 132 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ, अर्थात 0.62 की परसेंट से बढ़कर हरियाली में हमारा बाजार बंद हुआ। कितने के लेवल पर? 21,642। तो ये था हमारा आज निफ्टी बैंक का, क्या कहना चाहिए, उठा पटक। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। साहब आपको पता है कि इसके अंदर 12 शेयर हैं, 12 में से 6 हरियाली में, 6 लाली में। कितना बैलेंस सा माहौल है, देखो कितना, कोई भेदभाव ही नहीं है, जितने लाल उतने हरे, सब मिलजुल के जी रहे हैं। और आज तेजी दिखाने वाले शेयरों में जो टॉप पर थे, आज हमारे टॉप के प्राइवेट सेक्टर बैंक थे। सबसे ऊंचा ICICI बैंक, उसके बाद HDFC बैंक। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने ICICI बैंक की पुट बेची थी, 2-3 दिन ही हुए मेरे ख्याल, भूल जाते हैं, इतना काम करता रहता हूँ। अच्छा मुनाफा हो रहा है क्योंकि अब तो ये चढ़ गया शेयर। और जो गिरावट देखने को मिली सबसे ज़्यादा बंधन बैंक में देखने को मिली भाई साहब, बीच में तो काफ़ी गिर गया था, ओवरऑल काफ़ी इसमें गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद PNB में। तो ये था हमारा मिला जुला, क्या कहना चाहिए, निफ्टी बैंक का कंपोनेंट, आधे लाल आधे हरे। आइए बात करते हैं किसकी, आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी 50 की। भाई साहब निफ्टी 50 का चार्ट देख लो, वो कौन सा काम है ऐसा लग रहा है निफ्टी बैंक का डुप्लीकेट है। देखो आप, बिल्कुल वही रहा, थोड़ा सा इसमें फर्क था, उसने बॉटम जल्दी बनाया था, इसने बाद में बनाया। अब इसकी भी कहानी सुनो। कल तो बाजार बंद हुआ 11,101 पर, 11,101। आज गैप ऑफ ओपनिंग के साथ 11,185 पे खुलता है, 11,185 के ऊपर, और उसके बाद इमीडिएटली एक बॉटम लेता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर उसी रेंज में घूमता है और तेजी से ऊपर चला जाता है और एक पीक बनाता है 11,256 की। जब इसने 11,250 11,250 को काटा, उस वक्त मार्केट में माहौल साफ था, लोगों को लग रहा था आज मॉनेटरी पॉलिसी भी है, सब कुछ ठीक है, आज ये 11,300 काटता हुआ शायद 11,400 पकड़ ले। लेकिन साहब ऐसा नहीं हुआ। उसी के बाद ऐसे धड़ाम से गिरा जैसे भाई साहब कैसे कहते हवाई जहाज में से कोई चीज गिरी हो, गुदराम से गिरा नीचे, और नीचे एक बॉटम टेस्ट किया 11,127 का। कमाल हो गया यार। और उसके बाद फिर धड़ाम से ऊपर चढ़ गया और कुल मिलाकर 11,200 11,200 पे बंद हुआ। तो यानी आज का पीक था 11,256 का, बॉटम था 11,127 का, और जो ओवरऑल क्लोजिंग के वक्त 98 पॉइंट्स 98 पॉइंट बढ़कर बाजार बंद हुआ और 11,200 के लेवल पर बंद हुआ। 11,200 की क्लोजिंग थी जो अपने आप में महत्वपूर्ण थी। ओवरऑल 0.9% बढ़कर बंद हुआ। अगर देखा जाए निफ्टी बैंक के मुकाबले आज निफ्टी 50 ज्यादा तेजी के साथ बंद हुआ है। तो ये था हमारा निफ्टी 50। अब बात कर लेते हैं किसकी, गिरावट और बढ़ावट वाले शेयरों की। तो साहब आज एक भी ऐसा शेयर नहीं था जिसके अंदर 3% से ज्यादा की तेजी हो, और साहब कोई एक भी ऐसा शेयर नहीं था जिसमें 3% से ज्यादा की गिरावट है। यानी आज सारे भाई रेंज में ही चल रहे थे। टॉप पे था इन्फोसिस, आपको पता होगा इन्फोसिस पीछे मैंने 985 का बेचा था, उसके बाद 952 का खरीदा था। उसके बाद मेरा टारगेट था मैं इसको 920 पर खरीदूंगा, पर ये 935-30 के बीच में कहीं जाता हुआ वापस चढ़ पड़ा है और ये अब 970 के आसपास आ गया है। तो अब मेरा विचार फिर बदल गया, अभी ऊपर चला गया तो फिर मैं इसको बेचूंगा। इसमें मैं MKJ स्विंग ट्रेडिंग लगा रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है आज ये टॉप की परफॉर्मेंस पे था। अब कल देखता हूँ इसका क्या हाल होता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट हमने 952 पे खरीदा है। अगर 980-85 का लेवल ले ले तो 31 रुपए बच जाएंगे, मजा आ जाएगा, कहते हैं मुंह मिठा हो जाएगा। तो ये
था आज का सबसे टॉप का शेयर। ऑल्दो आज ये भी ज़्यादा नहीं चढ़ा, 0.25% ही चढ़ा है। अब देखते हैं कल क्या करता है। और टॉप के 5 शेयर जो थे वो थे इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, गेल, HCL टेक, यूपीएल। गेल की पुट मैंने पीछे बेची थी, सब मुझसे कह रहे थे कि सर ये वाला आपने डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा नहीं दिया, इसमें आपको नुकसान हुआ। कई लोग मुझे कह रहे थे, क्योंकि बेचने के बाद ही ये मेरे को इसमें नुकसान शुरू हो गया था। मैं भाई पेशेंस रखो, पेशेंस रखनी पड़ती है, इसकी सपोर्ट है गेल की बड़ी अच्छी, 90 पे लॉस में नहीं आएगी। अब देखो आज गेल की पुट भी प्रॉफिट में आ गई। एक तरफ तो टाइम डिके हो रहा है, ऊपर से रेट बढ़ गया गेल का, तो दोनों पॉजिटिव फैक्टर हैं। अगर बाद में थोड़ा रेट गिर भी गया तो टाइम डिके की वजह से इतना फॉल नहीं आएगा। टाइम डिके याद है ना क्या होता है, बताया था मैंने, भूल गए। टाइम डिके का होता है थीटा, उस पर आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको डेल्टा भी समझा दिया था, ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा उसकी भी बात बताई थी। तो अब गिरने वाले शेयरों की बात कर लें। सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली श्री सीमेंट में, उसके बाद आइशर मोटर में, उसके बाद अदानी पोर्ट्स में, फिर M&M में, और फिर भारती एयरटेल में। भारती एयरटेल मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैं इसके ऊपर कुछ काम करने की कोशिश में लगा हूँ। देखता हूँ कब वो काम हो पाता है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखता हूँ, आपको पता है मैं थोड़ा पेशेंस से काम करता हूँ। ये बात करते हैं बाजार कल में टेक्निकल एनालिसिस की। तो आ गया आपका अपना प्यारा राज दुलारा कैंडल स्टिक चार्ट। अरे भाई कैंडल स्टिक चार्ट तो क्या चार्ट है, इसमें देखिए आज की कैंडल चीख के कह रही है मैं तो कंफ्यूज हूं। वो गाना नहीं है कुछ, इधर जाऊं उधर जाऊं बोलो तो मैं किधर जाऊं। आज की बॉडी देखिए छोटी सी है, ऊपर की विक लंबी, नीचे की विक लंबी। ये साफ दिखा रही है कि आज की जंग जो थी किसके बीच में, बुयर्स और बुल के बीच में, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बीच में बुल्स पावरफुल हो गए, बाजार को ऊपर लेके गए, और हाले बेयर्स उसको नीचे आ जा, उसको नीचे ले आए। और बेयर्स में जोश आ गया, वो नीचे लेके चले, बुल कहते हट, वो उसको ऊपर ले गए। यानी बाजार जहां खुला था उसी के आसपास ही मोटा मोटा बंद हो गया। और आप देखेंगे इसलिए बॉडी रही छोटी, ऑल्दो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब होता है बढ़कर बंद हुआ है, जहां पर खुला था उससे ज्यादा पे बंद हुआ। पर ऊपर और नीचे की विक दोनों की दोनों बॉडी के डबल से भी ज्यादा है, जो क्लियरली शो कर रही है कि बाजार में इनडिसिसिवनेस है, बाजार को समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगा, आप लगातार पिछले 4 दिन की कैंडलें देखो, पीछे 4 दिन बाजार गिरा था और अब 4 दिन बाजार चढ़ा, एक वी सा बन गया है। तो ये वी एक तरफ दर्शा रहा है कि बाजार में मजबूती आ गई है, और ऊपर से अभी आरबीआई की पॉलिसी में लिक्विडिटी को भी डाला गया है। और मैं देख रहा हूं अपना नैस्डैक, भाई साहब नैस्डैक देखा है, नए रोज लाइफ टाइम हाई बनाता। मैंने आपके साथ पोस्ट शेयर की थी टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वहां इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज इमीडिएटली डाल देता हूं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने साफ बताया था कि भैया इसने 11,000 का लेवल भी काट दिया, एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया। देखते हैं आज क्या करता है अपना प्यारा कौन, नैस्डैक। तो नैस्डैक तो कल तेज था, अब इसके चलते हो सकता है बाजार कल, आज तो एक्सपायरी थी, अब हो सकता है आज एक्सपायरी के मारे तेज कर दिया, कल घेर दें। देखो बाजार का पता चलता नहीं है, लेकिन बाकी देखते हैं क्या होता है। पर अभी तो साहब एक प्रॉपर वी बन गया, आप ध्यान से देखिए, वी फॉर विक्ट्री, यानी तेजी का माहौल है। और अगर आप बोलिंजर बैंड पे बात करेंगे तो बाजार की जो कैंडलें आज की और कल की दोनों अपर हाफ सेगमेंट में बनी है, 50 डेज और 200 डेज ईएमए से ऊपर बनी है, और कोशिश लगातार कर रही है अपर बैंड की तरफ पहुंचने की। तो यही कहा जाएगा कि कैंडल स्टिक चार्ट पे चाहे बोलिंजर बैंड हो, चाहे आपकी कैंडल हो, चाहे आपका ईएमए हो, बाजार स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं एमएससीडी की, तो एमएससीडी पे भी बात वही बनी हुई है कि बैक लगातार कम हो रहा है। कल भी बनी हरी हिस्टोग्राम, आज भी बनी हरी हिस्टोग्राम, यानी रोज हरी हिस्टोग्राम बन रहा है। इसका मतलब जो बेयरिश क्रॉसओवर है वो छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता रहा तो भाई साहब बेयरिश क्रॉसओवर जो है कट के क्या बन जाएगा, बुलिश क्रॉसओवर। आरएसआई की बात करो, वो खासा मजबूत हो गया, आपको पता होगा पीछे आरएसआई काफी गिर गया था, पर अब फिर आरएसआई भाग लिया, 62 के आसपास हो गया। मैंने आपसे कहा था कि 70 की जोन में जब आरएसआई चला जाता है, ओवरबॉट जोन होती है, उसके बाद बाजार गिरता है, पर इसका ये मतलब नहीं गिरता ही चला जाएगा। वो कई बार 70 को टेस्ट करता है। अगर आप देखेंगे 70 के लेवल को बाजार ने पिछले दौरान 2 से 3 बार टेस्ट किया, और अब फिर ऐसा लग रहा है तेज होकर फिर 70 की तरफ दौड़ रहा है। तो बाजार में ओवरऑल चाहे लिक्विडिटी का कारण कह लो, चाहे कुछ कारण कह लो, बाजार में तेजी भरी पड़ी है। इंडेक्स लेवल पे तो तेजी है, स्टॉक वाइज बड़ा ज्यादा फ्लक्चुएशन। आपको प्यारे प्यारे स्टॉक सस्ते और अच्छे रेट पे मिल जाएंगे, बस निगाहें होनी चाहिए उनको ताड़ने की। आइए अब बात करते हैं अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर मोटा मोटा देखें, कल की और आज की पोजीशन स्टेटस को का प्रदर्शन कर रही है। बात करते हैं
कॉल के ओपन इंटरेस्ट की। कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 11,500 के लेवल पे और 12,000 के लेवल पे। 11,500 पे आप गौर करेंगे तो कॉल अनवाइंडिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा घटा है, और 12,000 पे हल्का सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। जितना लगभग 11,500 पे घटा है उतना ही 12,000 के लेवल पे बढ़ा है। तो इसका मतलब साफ है कि ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी बाजार ऊपर को खिसकने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बाजार में कॉल के डाटा के हिसाब से ऊपर की तरफ तेजी है। बात करते हैं पुट की डाटा में। बड़े दिनों के बाद थोड़ा सा पुट के डाटा में चेंज आया। पुट का जो ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 11,000 के लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट 10,000 के लेवल पर है, और दोनों में एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है कि दोनों लेवलों पे आज पुट का ओपन इंटरेस्ट हल्का हल्का बढ़ा, यानी फ्रेश पुट राइटिंग की गई है। 10,500 पे हल्का सा घटा है, और बाकी अगर ऊपर के लेवल देखेंगे 11,200, 11,500, 12,000, इन सब पे आप देखेंगे हल्का हल्का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 11,200 पे तो खासा बढ़ा है। तो अगर इस तरह से ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी फ्रेश पुट राइटिंग करी जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट ऊपर को खिसकने की कोशिश कर रही है, यानी कॉल और पुट दोनों का डाटा आज थोड़ा सा बाजार के अंदर मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है, यानी बाजार तेज होने की तरफ दिखता नजर आ रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन अगर देखेंगे तो मैक्सिमम पेन कंटिन्यू कर रहा है 11,000 के लेवल पर, और सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन है वो 10,000 के लेवल पर देखने की बात यह है कि 11,000 के लेवल पर हल्का सा टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, हल्का सा ही हुआ, ज्यादा नहीं, टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, और 10,000 के लेवल पर बढ़ा है। लेकिन अगर आप 11,200 का लेवल देखेंगे वहां पर बढ़ा है, 11,500 का लेवल देखेंगे वहां घटा है, 12,000 का लेवल देखेंगे हल्का बढ़ा है, यानी मिले जुले संकेत आ रहे हैं, कहीं गिर रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं गिर रहा है, कहीं बढ़ रहा है। यानी अगर आप थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन पे विश्वास रखते हैं, उसको मानते हैं, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट जिस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है वो इस तरफ साफ इशारा कर रहा है कि बाजार में कंफ्यूजन बना हुआ, बाजार अपने आप को अपने रास्ते खोजने की कोशिश कर रहा है। यानी जिस तरह की हमने कैंडलस्टिक चार्ट देखी थी उसी पैटर्न को हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा बाजार को समझ नहीं आ रहा, यहां जाऊं वहां जाऊं, बोलो तो मैं किधर जाऊं। तो ये हालत है बाजार की। तो ओवरऑल पोजीशन अगर आप वाइंड अप करें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कंफ्यूजन की तरफ इशारा कर रहा है, और अभी कुछ ना कहो तो 11,000 को ही वो मैक्सिमम पेन दिखा रहा है, यानी बाजार कहीं ना कहीं 11,000 के आस लपेटे में ही झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप पुट और कॉल के डाटा को देखेंगे तो वो थोड़ा दोनों ऊपर की तरफ सरकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। शब्द कैसा लगा? कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कितनी कोशिशें उनकी कामयाब होगी ये वक्त बताएगा। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे किसके, एफआईज और डीआईज की। भाई एफआईज डीआईज की चर्चा करें तो आज एफआईज ने फिर पलटी मारी। कल उन्होंने नेट में बिकवाली की थी 60 करोड़ यानी 60 करोड़ की, और आज 637 की नेट खरीदारी करी, अर्थात 637 करोड़ का माल नेट में खरीद के भागे हैं। और उसके विपरीत अगर डीआईज की बात करें तो वो थोड़ा कंसिस्टेंट बने बैठे हैं। कल भी उन्होंने नेट बिकवाली की थी 425 करोड़ अर्थात 425 करोड़ की, और आज थोड़ी ज्यादा नेट बिकवाली की है 468 करोड़ यानी 468 करोड़ की नेट बिकवाली की है। अब दोनों भाइयों का डाटा जोड़ लें तो कल तो दोनों भाइयों ने मिलकर नेट बिकवाली की थी, काफी दिनों से उनकी नेट बिकवाली चल रही है। कल नेट बिकवाली दोनों भाइयों की 486 करोड़ यानी 486 करोड़ की थी। इसके विपरीत इसके अगेंस्ट आज नेट खरीदारी है। कल बिकवाली और आज खरीदारी, दोनों भाइयों ने मिलकर आज 169 यानी लगभग 170 करोड़ की नेट खरीदारी करी है। तो कहीं ना कहीं बिकवाल खरीदार बन गए हैं। आज दोनों भाई मिलकर माल खरीद रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी पोजीशनों को स्ट्रांग किया जा रहा है। बाकी तो देखिए बाजार है, खरीद बेच चलता रहता है, इन चीज़ों से आइडिया लगता है। इनके मद्देनजर आप अपने निर्णय अच्छे ले पाते हैं, घाटों से बच पाते हैं, प्रॉफिट कमा पाते हैं। इसलिए ये सारे टेक्निकल एनालिसिस बड़े जरूरी होते हैं। कई लोगों को लगता है ये क्लियर कट इंडिकेशन नहीं देते। साहब अगर क्लियर कट इंडिकेशन दे देंगे तो हर टॉम डिक एंड हैरी मिलीनियर नहीं बन जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ technicals will give you the right direction, they will tell you the future, then all Tom, Dick and Harry will become millionaire। हिंदी में कहते हैं अगर भाई ये तकनीकी सारी कहानी अगर आपको सटीक इशारे दे दे तो हर लल्लू पल्लू क्या बन जाएगा, करोड़पति। पर ऐसा नहीं होता। ये बाजार है, बाजार ये धोखे से भरा हुआ है, इसलिए संभल के चलना जरूरी है।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करना चाहें मेरे एजुकेशनल प्रोग्राम्स को तो सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम के 4 प्रोग्राम्स हैं। अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के हिसाब से पर्क्स में जाइए। मैं थोड़ा पर्क्स को रैशनलाइज करने वाला हूँ जिससे आपको अच्छा एहसास हो। और इसके अलावा अगर आप मेरे एजुकेशनल प्लान्स व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको मदद करेगी। इसके अलावा अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने किस में अप्लाई करना है, किसमें यानी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट वाले, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऊपर आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसमें ढेरों इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज मैंने इतनी सारी बातें बताई थी, आप इसको ज्वाइन करो, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा अगर अच्छी किताबें पढ़नी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ आपसे अलविदा लूंगा और आपको कहूँगा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और आप कल हफ्ते का आखिरी दिन है, मेरे हिसाब से आपका कल दिन अच्छा बीते, आपकी उम्मीदें पूरी उठे, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे।